आज हम लोग प्रस्तावना पॉलिटी का एक पार्ट है प्रस्तावना। इसके संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि इससे क्वेश्चन कैसे आता है, क्या है ये, आखिर ये पॉलिटी में क्यों है। इसी से जुड़ा अब सवाल उठता है कि प्रस्तावना को कैसे पढ़ा जाए। तो प्रस्तावना को पढ़ने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग चार खंडों में बांटेंगे। प्रस्तावना को हम लोग चार खंडों में बांटेंगे। जैसे पहला खंड है प्रस्तावना को हम लोग चार खंडों में बांटेंगे, जिसमें पहला खंड है प्रस्तावना क्यों आया। प्रस्तावना के बारे में इंट्रोडक्शन पहला पढ़ेंगे हम लोग। प्रस्तावना का इंट्रोडक्शन पहला इंट्रोडक्शन। दूसरा पढ़ेंगे सारी प्रस्तावनाओं से जुड़े सभी शब्दों को सभी शब्दों को चार खंड में बांटेंगे, जिसकी चर्चा हम अगले कक्षा में करेंगे। तीसरा प्रस्तावना से संबंधित तथ्य के बारे में जानेंगे, उसके बाद इसके चौथा खंड इसका संशोधन के संदर्भ में जानेंगे। इन चार चीज़ों पर हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद अध्ययन करने के बाद हम इससे जुड़े जितने भी प्रश्न होंगे उसका हम चर्चा करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। इसलिए सभी वीडियो को हमारा ध्यानपूर्वक सुने और समझें किस टॉपिक को कैसे बताया गया है। अब आता है सबसे पहला सवाल। प्रस्तावना में हम लोग देखते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और लोकतांत्रिक न्याय विचार व्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सभी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी नीति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंकित अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। तो सबसे पहले हम इससे जुड़े कुछ फैक्ट को जान लेते हैं। इससे क्या फैक्ट पूछ सकता है। पहला इसमें आएगा इसका आरंभिक शब्द पूछेगा, पूछ देगा कि इसका आरंभिक शब्द क्या लिखा हुआ। तो बोलना आपको हम भारत के लोग। इसका आरंभिक शब्द आएगा तो लिखना होगा हम भारत के लोग। फिर इसी में दूसरा सवाल आपको पूछ सकता है प्रस्तावना के संदर्भ में कि अंतिम शब्द इसका क्या होता है। अंतिम शब्द बोलना है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा संविधान को अंकित अधिनियमित और समर्पित करते हैं। ये इसका अंतिम शब्द है। तो पहला शब्द क्या हुआ, हम भारत के लोग। अंतिम शब्द क्या हुआ, 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंकित अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो याद रखिएगा ऐसा। अब सवाल उठ सकता है तीसरा सवाल कि इसे अंकित प्रस्तावना को हमारे संविधान सभा ने अंकित कब किया। तो इसको बताना है कि संविधान सभा ने प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अंकित किया है। ये दूसरा सवाल है, 26 नवंबर 1949 को अंकित किया है। ये पहला क्या बताए, प्रस्तावना में जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पहला शब्द क्या शुरू हुआ था, हम भारत के लोग से है। दूसरा सवाल क्या आएगा, अंतिम शब्द क्या है। तो बोलना है 26 49 ईस्वी को इसे संवत 6 विक्रमी को एतद द्वारा इसे अंकित
अधिनियमित और आत्मप्रीत करते हैं। ये हमारा अंतिम वर्ड हुआ है। अब पूछेगा तीसरा वर्ड, इसे अंकुरित कब किया गया है, तो लिख देना, बता देना 26 नवंबर 1949 को। लेकिन ध्यान रहना है, इसे लागू कब किया गया, यानी इसे भारतीयों ने कब अपनाया, यानी हमारे देश ने कब अपनाया, तो बता देना 26 जनवरी 1950 को। यानी इसे अंकुरित कब किया गया, यानी अडॉप्ट कब किया है संविधान सभा ने, तो बोलना है 26 नवंबर 1949 को इस प्रस्तावना को पूरी तरह से अडॉप्ट किया गया। लेकिन यही सवाल अगर पूछेगा इसको देश में स्वीकार कब किया गया, लागू कब किया देश के लिए, तो 1950 को, 26 जनवरी 1950 बताना है। दोनों में अंतर यही है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्वेश्चन डाल सकता है इसमें कि बताइए इसमें से कौन सी बातें प्रस्तावना में शामिल नहीं थी, प्रस्तावना में शामिल नहीं थी या अंतर्निहित थी। तो बोलना है अंकुरित हो सकता है लेकिन लागू नहीं हो सकता है। लागू वर्ड इसमें नहीं लागू है, जैसे 26 जनवरी 1950 इसमें लागू नहीं है। अंकुरित है, देखिए जैसे 26 जनवरी 1949 अंकुरित हुआ है, लेकिन लागू शब्द इसमें 26 1950 शब्द इसमें चर्चित नहीं है। इसलिए क्या करना है, याद रखना है, क्वेश्चन पूछेगा तो निकल जाना है मार करके कि 26 जनवरी 1950 शब्द की चर्चा इसमें नहीं है। हालांकि 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने इसको हमारे देश की जनता ने इसको स्वीकार किया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आता सवाल इसमें, इस पूरी प्रस्तावना में दूसरा सवाल होता है ये शब्द कहाँ से लिया गया। भारत पूछेगा कि ये प्रस्तावना जो है ये शब्द कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना शब्द, तो बताना ये अमेरिका से लिया गया है। शब्द बोलेगा तो याद रखिएगा अमेरिका बोलना है, और भाषा बोलेगा जो इसमें भाषा हम भारत के लोग, भारत को ये है, ये शब्द लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। तो भाषा बोलेगा तो बोलना ऑस्ट्रेलिया से, और शब्द बोलना है तो कहाँ से बोल देना, यूएसए से बोलना है। ठीक, अब आता है इसमें हम लोग पढ़ेंगे तो आएगा एक सवाल और उठता है कि भारत शब्द का प्रयोग इसमें कितनी बार हुआ। देखिए भारत शब्द का, हम भारत के लोग, तो भारत एक बार, भारत को तो 2 बार, तो अब तक भारत शब्द का प्रयोग इसमें 2 बार हुआ है। तो क्या बोलना है, भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, तो 2 बार हुआ है, ये ध्यान रखना है। इसी को हम लोग आगे पढ़ेंगे संविधान के प्रस्तावना में, नेचर में पढ़ेंगे। इसमें न्याय शब्द पूछ सकता है कि न्याय शब्द कितनी बार हुआ है, तो न्याय शब्द 3 बार आया है। तो न्याय बोलना 3, कौन कौन, जैसे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। इन न्याय पूछेगा कि प्रस्तावना में न्याय शब्द कितनी बार आया है, तो बोल देना 3 बार, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। हो सकता और सवाल कर दे किस न्याय की चर्चा नहीं है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, तो क्या आंसर होगा, धार्मिक न्याय की चर्चा नहीं है। ये चौथा फैक्टर हुआ। तब तक हम लोग क्या सीखे, ध्यान दीजिए। आरंभिक शब्द क्या, प्रस्तावना में आरंभिक शब्द क्या है, हम भारत के लोग। अंतिम शब्द क्या है, 26 नवंबर 1950 को ये अंकुरित, अभिनियमित और अर्पित करते हैं। अब आता है इसको अंकुरित कब किया गया, तो बोलना 26 नवंबर 1950 को। इसको हमारे देश की जनता ने कब अपनाया, तो 26 जनवरी 1950 को, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये नहीं, इसकी चर्चा नहीं है, जो लागू है 26 1950 की चर्चा इसमें नहीं है, ये ध्यान रखना है। सवाल उठाएगा तो मान लेना। अब आता है इस प्रस्तावना शब्द कहाँ से लिया गया, तो बोल देना है कि शब्द जो लिया गया है ये अमेरिका से लिया गया है, लेकिन इसमें जो भाषा शब्द है वो ऑस्ट्रेलिया से है। ये दोनों में डिफरेंस है। अमेरिका से क्या लिया गया है, प्रस्तावना, भाषा क्या लिया गया है। एक सवाल और आ सकता है इसमें, कह देगा कि मान लीजिए इसमें और कितने देशों की इसमें बात रखी गई है, तो बोलना 2 और देश है। जैसे रसिया से, इसमें रसिया की बात है, जैसे रसिया से हम लोग का लिखा गया है कि सबको मिलेगा जो अधिकार मिलेगा रसिया से, जो अधिकार हमारा, जो 17 की रूस की क्रांति से हम लोग को लिया गया। इसमें जो हमारा अधिकार है, हमारा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय है, ये रसिया से लिया गया, ध्यान रखिएगा। इसमें शब्द कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, भाषा। स्रोत के रूप में हम 4 देश की चर्चा जरूर करेंगे। यानी सब प्रस्तावना शब्द कहाँ से लिया गया, यूएसए से। भाषा कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। पूछेगा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया गया, तो रूस से लिया। इसी में जाना स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा कहाँ से लिया गया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा कहाँ से लिया गया, तो ये बोल देना फ्रांस की क्रांति से। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं प्रस्तावना में मूल रूप से 4 देशों की स्रोतों को स्वीकारा गया है, जैसे यूएसए से शब्द,
ऑस्ट्रेलिया से भाषा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय रसिया से, समानता स्वतंत्रता बंधुत्व फ्रांस से। ये ध्यान रखना होगा। अब आता है इस प्रस्तावना के संदर्भ में, इस प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। कुंजी से लिखा जाता है कि इसको हम प्रस्तावना को पूरी पाठ को ना पढ़कर संविधान की पूरे पाठ को ना पढ़कर प्रस्तावना को पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारे संविधान की रूपरेखा क्या है। इसीलिए इसको संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। लेकिन एक प्रश्न और, इससे संविधान की आत्मा भी कहा गया है, लेकिन वो संवैधानिक रूप से। लेकिन यही कहेगा कि संविधान की आत्मा अम्बेडकर ने किसको कहा है। ध्यान रखिएगा, संविधान की आत्मा अम्बेडकर ने किसको कहा है। तो बोलिएगा, मौलिक अधिकार में एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जिसके तहत हम अपने फंडामेंटल राइट की रक्षा करते हैं। 5 प्रकार का रीट जारी करके होता है। उसी को संवैधानिक उपचारों का अधिकार को अम्बेडकर साहब ने बोला था संविधान की आत्मा। लेकिन अम्बेडकर नहीं रहेगा उसमें नाम पर्टिकुलर कि किसने कहा है, तो उसमें मार देना आप लोग को प्रस्तावना मारना है। और लिखा रहा है कि अम्बेडकर ने कहा है तब मारना है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन संविधान की आत्मा लिखा है और उसमें अम्बेडकर साहब का नाम नहीं रहा है, तो लिख देना है कि उसमें संविधान, उसको कह देना है कि प्रस्तावना कहा था संविधान की आत्मा। लेकिन अगर अम्बेडकर साहब ने संविधान की आत्मा किसे कहा तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलना है। ये ध्यान रहे। अब आता है नेक्स्ट, इस प्रस्तावना से हम क्या सीखें, क्या हमको सीख मिलता है। तो पहला, इससे हम संविधान की रूपरेखा ज्ञात करते हैं कि हमारा संविधान कैसा है, उसकी आगे हमारे संविधान में क्या चर्चा हो सकती है। इसमें भारतीय लोकतंत्र के आदर्श की चर्चा है कि हमारा जो लोकतंत्र है, जनता द्वारा किया गया शासन है, वो कैसा होगा। और इसमें जो संविधान सभा के सदस्य थे जो इसको बना रहे थे, उनके इसमें भाव विचार व्यक्त करता है। यही सब देखने को मिलता है। पूछ देगा कि प्रस्तावना को समझकर आप क्या देखते थे। उससे पहले बोल देना संविधान की रूपरेखा, दूसरा बोल दीजिएगा इसमें हमारा संविधान सभा के सदस्यों का भाव विचार, तीसरा पूछ देगा भारतीय लोकतंत्र के आदर्श। ये सब हमें देखने को मिलते हैं प्रस्तावना में। सवाल आएगा तो बताइए इसको। ये हमारा फैक्चुअल से संबंधित हुआ कि इसमें फैक्चुअल करंट क्या हुआ। अब आता हम लोग का दूसरा टॉपिक। दूसरा बात आता है, इसमें आता है कि प्रस्तावना में दूसरी बात यह आती है, देखने को मिलता है, इसे पूछ देगा कि प्रियम्बल क्या है। पूछेगा कि मान लीजिए प्रियम्बल क्या है, तो इसके बारे में ये जानना है कि इसके बारे में पूरी जानना। जैसे कि मान लीजिए कि हर किसी देश के पास संविधान है। जैसे कि मान लो एक देश है, उसके पास ये संविधान है। इस संविधान में बहुत सारी बातें लिखी हुई है। मान लीजिए बहुत सारी क्या लिखी हुई है, बातें लिखी हुई है। उस बात में हमें उस देश के सारे कैसे देश चलेगा उसके बारे में चर्चा। लेकिन उसी संविधान के पहले पन्ने पर, हर देश के पहले पन्ने में एक उद्देशिका होती है जो संविधान के उद्देश्य को बताता है कि हमारा संविधान बनाने का उद्देश्य क्या था। समझे। तो पूछेगा प्रियम्बल क्या है, तो क्या बोल रहा है, हर देश के पास अपना जो संविधान है उसके प्रारंभ में एक उद्देशिका होती है। हर देश के पास अपना एक संविधान है, उसके प्रारंभ में एक क्या होती है, उद्देशिका होती है, जो इस बात को दर्शाता है कि संविधान का उद्देश्य क्या है। समझ गए प्रियम्बल क्या है। तो क्या बोलना है, हर देश के पास अपना एक संविधान है, हर देश के पास अपना एक क्या संविधान है। उस संविधान में जो सबसे प्रथम वर्णित बात है वही उद्देशिका होती है, जो संविधान के उद्देश्य को बताता है कि हमारा संविधान का उद्देश्य, लाने का उद्देश्य क्या है। अब आता है कि ये जो प्रियम्बल है, ये जो हमारा प्रियम्बल है, ये प्रियम्बल कहाँ से आया। तो सीधे बोलना है कि प्रियम्बल एक प्रकार का उद्देशिका प्रस्ताव है। उद्देशिका प्रस्ताव है, ये बताना है। तो पहले हम बताए अभी कि प्रियम्बल क्या है। तो पहले बोलना है हर देश के पास अपना एक संविधान होता है, उसके प्रारंभ में जो उद्देशिका एक होती है वही संविधान का
उद्देश्य को बताता है वही प्रियम्बल है। अब बोलता है कि प्रियम्बल जो है ये प्रियम्बल हमारे उद्देश्य का प्रस्ताव का ही संशोधित रूप है। संशोधित रूप है यानी उद्देश्य का प्रस्ताव का ही संशोधित रूप है प्रियम्बल। तो प्रियम्बल क्या, तो बोलना है कि प्रियम्बल कहाँ है, तो बोलना ये उद्देश्य का प्रस्ताव का संशोधित रूप है। अब पूछ देगा कि उद्देश्य का प्रस्ताव क्या है, तो इसके बारे में बोलना है कि हम जानते हैं हम लोग कि आज़ादी के दौरान हमारे देश में जितने बुद्धिजीवी थे, एक तो आज़ादी के लड़ रहे थे, उसके बाद अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए कानून के विरोध में अपना कानून बनाने की बात कर रहे थे। उसी में हमारे नेहरू जो बुद्धिजीवी वर्ग से आते थे, उन्होंने ही संविधान सभा के समक्ष एक उद्देश्य का प्रस्ताव रखा। वही उद्देश्य का प्रस्ताव है जिसको हम लोग इसी का संशोधित रूप प्रियम्बल है। अब समझो उद्देश्य का प्रस्ताव क्या है, तो क्या बोलना है, यह प्रियम्बल का ही संशोधित रूप है। प्रियम्बल इसी का संशोधित रूप है जिसके बारे में आज़ादी के दौरान हमारे देश के बुद्धिजीवी वर्गों ने में से एक नेहरू जी ने संविधान सभा के समक्ष, संविधान सभा जो संविधान का निर्माण कर रहे थे, उन्हीं के समक्ष एक उद्देश्य का प्रस्ताव रखा। वही उद्देश्य का प्रस्ताव बाद में प्रियम्बल का लाया है। समझे, तो उद्देश्य पहले आएगा प्रियम्बल की, पहले उद्देश्य का प्रस्ताव, तो पहले क्या आएगा, तो पहले आएगा उद्देश्य का प्रस्ताव, तब इसके बाद आगे क्या आएगा, प्रियम्बल आएगा। समझे, तो प्रियम्बल जो है उद्देश्य का प्रस्ताव का ही क्या है, संशोधित रूप है। अब होता उद्देश्य का प्रस्ताव को पेश किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। कहाँ किया था, संविधान सभा के समक्ष। इसमें क्या बातें थी, तो इसमें ये बात ये थी कि हमारा संविधान कैसा होगा, लोगों को क्या स्वतंत्रता मिलेगी, लोगों को क्या सुरक्षा मिलेगी, लोगों को क्या अधिकार मिलेंगे, लोगों को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, इन सब की चर्चा ही उद्देश्य का प्रस्ताव में नेहरू ने स्वीकारा था, जिसको किसके समक्ष रखा था, संविधान सभा के समक्ष। अब इस पर दो सवाल और आ सकता है कि संविधान सभा के समक्ष उन्होंने कब रखा था, तो 13 दिसंबर 1946 को रखा था। इसको संविधान सभा ने स्वीकारा कब, तो बोल देना है 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार लिया था। यानी इसका कहने का मतलब है कि नेहरू जी के ये उद्देश्य का प्रस्ताव को हमारी संविधान सभा ने स्वीकार लिया था कि उनके विचारों को हम लोग संविधान में उत्कीर्ण करेंगे। यही है संविधान सभा द्वारा स्वीकारने का तात्पर्य। बात समझे, फिर से एक बार रिपीट हो जाए। प्रियम्बल क्या है, तो क्या बोल देना है, हर देश के पास अपना एक संविधान है। इसके प्रारंभ में एक उद्देशिका होती है जो संविधान के उद्देश्यों को बताता है कि हम किस उद्देश्य के लिए प्रियम्बल लाए हैं। अब होता है कि ये प्रियम्बल किसका संशोधित रूप है, तो बता देना है ये उद्देश्य का प्रस्ताव का ही संशोधित रूप है। अब पूछ सकता है कि इस उद्देश्य का प्रस्ताव क्या है, तो बोलना है कि नेहरू जी ने आज़ादी के दौरान एक परिकल्पना रखी थी कि हमारे संविधान की रूपरेखा क्या होगी, उसमें जनता के नागरिकों के लिए क्या दिया जाएगा, कैसे उनको सुरक्षा मिलेगी, कैसे उनको स्वतंत्रता मिलेगी, कैसे उनको अधिकार मिलेंगे। इन्हीं सब की चर्चा एक प्रस्ताव में, चर्चा को एक लिखित प्रस्ताव में संविधान सभा के समक्ष रखा। अब सवाल उठेगा यहाँ से दो सवाल, संविधान सभा के समक्ष कब रखा, तो बोलना 13 दिसंबर 1946 को रखा। अभी संविधान सभा के जब समक्ष रखा तो काफ़ी समय लगा इसको स्वीकारने में, तकरीबन 40-42 दिन के बाद इसे संविधान सभा ने स्वीकार लिया कि हाँ, नेहरू जी के उद्देश्य का प्रस्ताव को हम स्वीकारते हैं और इसकी बातों को हम प्रियम्बल में रखेंगे। बात समझ में आई। ये दूसरा हम लोग का टॉपिक हुआ। अब आता है सवाल, दूसरा टॉपिक हो जाएगा हमारा अभी हम लोग पढ़े प्रियम्बल क्या है, उसका फैक्चुअल के संदर्भ में पढ़े। तीसरा आता है कि जो हम लोग प्रस्तावना पढ़ रहे थे, जो हम लोग अभी प्रस्तावना पढ़ रहे थे, उसमें जितने भी बातें हैं, हम भारत के लोग जितनी भी बातें हैं, हम भारत से शुरू होकर उसे आत्मसमर्पित, अहंकृत, अध्यापित करते हैं 26 नवंबर 1949 को। उन सारे शब्दों को 4 खंड में बांटकर हम पढ़ते हैं। पहला हुआ स्रोत,
दूसरा हुआ उसका नेचर, स्वरूप। तीसरा हुआ उसका उद्देश्य। चौथा उसका स्वीकार है। स्रोत में जैसे पढ़ेंगे हम लोग कि पूरी हम भारत के लोग शब्द से लेकर 26 नंबर 1950 तक के सारे बातों को 4 खंड में बांटेंगे। स्रोत में हम लिखेंगे हम भारत के लोग के बारे में कहेंगे। स्वरूप में लिखेंगे वही संप्रभुत्व, समन, पंथ, निरपेक्षता, अखंडता, ऐसे 4 शब्द हैं। उद्देश्य में लिखेंगे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, अखंडता, TTC। स्वीकार लिखेंगे 26 नवंबर 1949 को हमने इसको क्या किया, स्वीकारा। ये ध्यान रखिएगा। पूरे जितने भी प्रस्तावना में हम भारत के लोग से लेकर अंकुरित करते हैं तक को हम 4 खंडों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला स्रोत, दूसरा स्वरूप, तीसरा उद्देश्य, चौथा स्वीकार है। समझे? ये 4 खंड में बांट के पढ़ना। पहला स्रोत में हम पढ़ेंगे हम भारत के लोग। इन्हीं की चर्चा हम विस्तृत चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि चारों खंड में बांटा क्यों गया है, इसका क्या तात्पर्य है, समझ में आएगा। ठीक। अब आता है एक और टॉपिक इसमें। हमारा जो प्रस्तावना है, हमारा जो प्रस्तावना है संशोधन के संदर्भ में, क्या प्रस्तावना के संशोधन के संदर्भ में हम लोग कुछ पढ़ेंगे। इनसे भी क्वेश्चन कुछ आ जाया करते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि आर्टिकल 368 में हमारे पार्लियामेंट को ये पावर मिला हुआ है, पार्लियामेंट को ये पावर मिला है कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधित किया जा सकता है। ज़रूरत पड़ने पर किसी भाग में संशोधन करने का किया सकता है, या उनको अधिकार देता है ये अमेंडमेंट करने का, जिसको हम बोल सकते हैं। आर्टिकल 368 बोलता है, क्या बोलता है। अब हमारा टॉपिक है संविधान संशोधन, प्रस्तावना में संशोधन के संदर्भ में। तो सबसे पहले आपको पकड़ जानना होगा कि आर्टिकल 368 हमारे पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि संविधान के किसी भी भाग में वो अमेंडमेंट कर सकती है। समझे? इसी पावर के अनुसार अब कुछ बातें हैं जो प्रस्तावना के संदर्भ में है। तो प्रस्तावना के संदर्भ में हम लोग यहाँ पर संशोधन के संदर्भ में, प्रस्तावना के संशोधन के संदर्भ में यहाँ पर हम देखेंगे 2-3 वाद की चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा। एक वाद है बेरुबाकी, जो 1960 में हुआ। एक वाद है बम्बई वाद, बेरुबाकी, बम्बई, और एक वाद है केशवानंद भारती। ऐसा इस सब की हम क्लास में चर्चा कर चुके हैं। इसको कि विस्तृत रूप से हम बता देंगे क्या होता है, सब जो नहीं जानते हैं लोग। 1973। अब हम जानते हैं कि प्रस्तावना के संशोधन के संदर्भ में बेरुबाकी ने बोला था कि 360 का प्रयोग पार्लियामेंट इसमें नहीं कर सकती है, यानी इसको संशोधन इसमें नहीं कर सकती है। क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है। अभी हम बताए हैं ऊपर में कि आर्टिकल 368 कहता है कि संशोधन पार्लियामेंट वही कर सकती है जब वो भाग में नहीं तो बेरुबाकी ने कहा था, बेरुबाकी संघ में कहा गया था कि पार्लियामेंट 368 का प्रयोग प्रस्तावना के संशोधन में नहीं कर सकती है, यानी प्रस्तावना में किसी तरह का संशोधन नहीं कर सकती है। ये बेरुबाकी मामले में बोला गया था 1960 में, यानी 368 का प्रयोग नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि वह संविधान का भाग नहीं है, यानी इसको 60 के पहले संविधान का भाग नहीं माना गया, बेरुबाकी ने नहीं माना। इसलिए इसमें संशोधन करने में इसमें समय लगा। और हम देखेंगे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, जब 1973 में केशवानंद भारती ने यह कह दिया कि ये प्रस्तावना भी संविधान का एक भाग है। समझ में आया कि 76 में क्यों संशोधन हुआ है, उसके पहले क्यों नहीं हुआ। अब आता है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं संशोधन में। बात पढ़कर आगे आई तो एक घटना घटी थी बम्बई वाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में, जिसका हम चर्चा बाद में करेंगे। उसी में सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि हाँ, इसमें हम संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इसको व्यवस्थित रूप दिया गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973 में, जब बहुत सारे खंडपीठ में 13 खंडपीठ थे, अब तक का सबसे बड़ा खंडपीठ इसको मनाता है। उसमें से अधिकांश ने यह कहा
कि हाँ, संविधान का हमारा जो प्रस्तावना है संविधान का भाग है। इस प्रस्तावना जो है संविधान का भाग क्यों भाग है? क्योंकि जिस तरह से अन्य भाग को, जिस प्रक्रिया से अन्य भाग को अडॉप्ट किया गया था, उसी तरह से इस प्रस्तावना को भी हमारा संविधान सभा ने अडॉप्ट किया, इसलिए ये भी इसको भी भाग माना जाना चाहिए। अतः उसके बाद से यह बात केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार के बाद से यह प्रक्रिया बाद में लागू हो गई कि अब प्रस्तावना में भी हम 368 का प्रयोग कर सकते हैं। हमारा पार्लियामेंट 368 का प्रयोग कर सकती है, संशोधन कर सकती है, क्योंकि यह भी संविधान का एक भाग है। लेकिन इसमें एक बात यह रखा गया, उसकी मूल भावनाओं में किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। यानी इसका मतलब, मूल भावना का मतलब, छेड़छाड़ का मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए संविधान के प्रस्तावना में निहित बातों में किसी बात को हटाते हैं और उससे हमारे संविधान की सब रूपरेखा में किसी तरह का छेड़छाड़ होता है, तो इस तरह के विचार को केशवानंद भारती ने नकारा है। यानी आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उसके मूल भावनाओं को छेड़छाड़ नहीं कर सकते, जिससे संविधान की गरिमा का, रूपरेखा का उल्लंघन हो। समझे? तो पूछ देगा सवाल कि पहली बार किसने प्रस्तावना में संशोधन को किसने स्वीकारा? तो बोल दीजिएगा बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ने। प्रस्तावना में किसने संविधान का अंग नहीं माना? तो बोल देना है कि बेरुबाकी मामला 1960 में। किसने संविधान को अंतिम रूप से बोला कि हाँ, प्रस्तावना को भी संविधान का एक भाग है? तो बोलना केशवानंद ने। लेकिन उसमें क्या बोला कि उसकी मूल भावनाओं को उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यानी पहली बार व्यवस्थित रूप से 368 का प्रयोग करने की बात किसने की? केशवानंद ने। लेकिन पहली बार भाग किसने माना? तो बोलना होगा बम्बई बनाम यूनियन ने। अब आता इसी 73 में जब केशवानंद भारती ने यह अंतिम निर्णय दे दिया, तो अब इसमें प्रस्तावना में भी संशोधन की गुंजाइश शुरू हो गई। इसी गुंजाइश को देखते हुए हमारे सरकार ने उस समय, जो इंदिरा गांधी थी, हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने स्वर्ण सिंह समिति का एक गठन किया। कमेटी इसलिए बनाई गई ताकि पता चले कि उसमें क्या जोड़ा जा सकता है, क्या गुंजाइश है। उसी कमेटी की सिफारिश पर 1975 में कमेटी बनी थी, सिफारिश पर 76 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिससे 1977 में इसे लागू किया गया। तो पूछ देगा संशोधन कब हुआ? 76 में। संशोधन में उत्कीर्ण बातें कब लागू हुई? 1977 में। और ये कब हुई? कितने शब्द इसमें जुड़े गए? तो समाजवाद, अखंडता और पंथनिरपेक्ष, जिसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो बताइए कितने शब्दों की चर्चा? 3 शब्दों की, समाजवाद, अखंडता और पंथनिरपेक्ष। तो पूछ सकते हैं सवाल कि संविधान में अब तक पहली बार संशोधन कब हुआ? तो 1976 में। कब इसे लागू किया गया? तो 77 बोलना है। कब कमेटी बनी थी? 75 बोलना है। ठीक। कितने शब्दों का यूज हुआ? तो 3 शब्दों का। कौन कौन हुआ था? समाजवाद, अखंडता, पंथनिरपेक्ष। फिर पूछ देगा प्रस्तावना में संशोधन के लिए पहली बार प्रस्तावना में 368 का प्रयोग को सबसे पहले व्यवस्थित रूप से कौन दिया? तो बोलना केशवानंद। प्रस्तावना संविधान का भाग है, किसने कहा? तो पहले बोलना बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में। फिर बोलेगा कि बेरुबाकी मामला क्या था? तो इसने बोला प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक ना? यही बोलना है यहीं पर। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू। अगले नेक्स्ट वीडियो का इसी जुड़ा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 4 खंड जो हैं, चारों खंडों का विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसे हम भारत के लोग का मतलब क्या हुआ, जो स्रोत है, नेचर जो है, नेचर में जैसे समाज, नेचर में हम जैसे पढ़ेंगे पंथनिरपेक्ष, लोक कल्याणकारी, गणतंत्र, ये सब के बारे में। उद्देश्य में पढ़ेंगे समानता, बंधुत्व, अखंडता, ये सब। सरकार तिथि 26 नवंबर 1949 को। इन सब की हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।